अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के 8 मुख्तलिफ वाक़यात में 130 के करीब अफराद लुक़्मा अजल बने। और गुज़िश्ता 10 सालों का जायज़ा लिया जाए तो दहशतगर्दी की जो लहर है ये तकरीबन 2002 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हुई थी। और सबसे ज़्यादा वाक़यात जब शुरू हुए थे, ज़्यादा वाक़यात होना तो 2007 से प्रॉपरली 54 वाक़यात 2007 में हुए थे, जिसमें 765 अफराद लुक़्मा अजल बने थे। सबसे ज़्यादा वाक़यात दहशतगर्दी के 2009 में हुए थे, 76 वाक़यात हुए जिसमें 949 अफराद लुक़्मा अजल बने। और सबसे ज़्यादा हलाकतें 2010 में हुई और 49 वाक़यात में 1167 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने। 2016 में निस्बतन दहशतगर्दी के वाक़यात गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे कम हुए। 17 वाक़यात हुए जिनमें 342 अफराद की जानें ज़ाया हुई। लेकिन 2017 का आगाज़ ही काफ़ी ज़्यादा खूनी रहा है और अब तक 130 के करीब अफराद दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। मुल्क के तूलो अर्ज़ में मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली दहशतगर्दी की वजूहात क्या है, चारों सूबों के नुमाइंदगान से आज हम बात करेंगे कि चारों सूबों में हालिया दहशतगर्दी की लहर है, इस दहशतगर्दी की वजह क्या है, इसकी नेचर क्या है या फिर इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। और चारों सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान में उनका जो किरदार था, क्या तमाम सूबों ने अपना किरदार किस हद तक निभाया। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध से शैला रज़ा साहिबा, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की। पंजाब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। खैबर पख्तूनख्वा से शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुशीर इत्तलात हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। जबकि बलोचिस्तान से अनवारुल हक काकड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं बलोचिस्तान हुकूमत के। सबसे पहले रुख करेंगे सिंध का। शैला रज़ा साहिबा, आपके सूबे में हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इसकी वजह, इसकी नेचर या इसके मुहर्रिकात आपके नज़दीक क्या है? मुल्क भर में एक ही जैसे हैं या आपको मुख्तलिफ दिखाई दे रही है वजह इसकी? चूँकि मुख्तलिफ वजूहात रही दहशतगर्दी की, लसानी बुनियादों पर भी होती रही, फ़िरका वारियत भी होती रही, इसके अलावा सियासी बुनियादों पर भी होती रही और मुख्तलिफ रियासत मुखालफ जो एजेंडा था उसके तहत भी होती रही। तो आपके सूबे में वजह क्या है हालिया लहर की? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये लहर है और बिल्कुल अगर आप गौर करें तो वही हालात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब थी तो ऑपरेशन राय रास हुआ था और 17 एजेंसीज क्लियर कराई थी। तो उस वक्त जो थे वो सुसाइडल अटैक हो रहे थे और इंडिविजुअली जो हैं वो फट रहे थे। लेकिन अब एक तो ये वजह है कि ज़रब-ए-अज़्ब की एक कामयाबी, लेकिन इसके साथ साथ जो शाम के मामलात ख़त्म हुए हैं तो उससे जो वहाँ से दाइश के लोग हैं वो अफ़गानिस्तान आए हैं और लश्कर और सिपाह के लोग और तहरीक तालिबान के लोग, ये सब उनको ज्वाइन कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि उनको एक जगह मिली अफ़गानिस्तान में, फिर उन्हें सपोर्ट इंडिया की भी हासिल है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये एक बहुत बड़ी लहर आई है। अगर आप आज़ाद कश्मीर की साइड भी देखें तो कभी इस तरह के वाक़यात अभी 8-10 साल से नहीं आए थे, लेकिन वहाँ पे भी मुज़फ़्फ़राबाद में तसव्वुर हुसैन नक़वी पर अटैक किया गया और फिर सारे जो वाक़यात हैं, फिर कराची तक आप आ जाएं। कराची क्योंकि एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आबादी की जगह है, बहुत बड़ी। तो मुहर्रम में भी अगर आप देखें तो मजालिस पे अटैक की कोशिशें रहीं और हुए भी छोटे छोटे। आपके नज़दीक वही जो इंटरनेशनली एक जो लहर है दहशतगर्दी की, पाकिस्तान जो जनरली जिस लहर से मुतासिर हुआ वही वजह है जो जिसकी वजह से सिंध में दहशतगर्दी हुई है? मैं बिल्कुल वही कहूँगी, लेकिन यह है कि जब सिंध में कोई वाक़या होता है तो हम उसे पूरे मुल्क से काट के डिस्कस करने लगते हैं। बल्कि हमें ये चाहिए कि हर सूबे की अपनी जो है नौयत होती है कि वहाँ पे किस तरह से पैनिक किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को टेरराइज किया जा सकता है। तो जो हर सूबे की अपनी ग्राउंड रियलिटी होती है उसके हिसाब से उसको डिस्टर्ब ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि कराची 7 की तरफ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम ज़रा मलिक साहब से बात करते हैं, पंजाब की तरफ जाते हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, पंजाब में जो हुआ वाक़या, लाहौर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसको नज़र में रखते हुए ओवरऑल आप क्या समझते हैं लाहौर में या पंजाब के अंदर क्या वजूहात हैं, नेचर क्या है टेररिज्म की हालिया लहर की? देखिए, नेचर तो जो शैला बीबी ने बताई है, आइडेंटिकल इसकी जो रीज़न्स बताई जा सकती हैं वही हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जिस दिन लाहौर का ब्लास्ट हुआ और जिस दिन 7 का ब्लास्ट हुआ, एज अ पाकिस्तानी आई फेल्ट नो डिफरेंस एट ऑल कि सिंध में हुआ है कि पंजाब में हुआ है।
वही लाशें थीं, वही खून था, वही खौफ व हरास था, वही दहशत फैली थी और उसी तरह से बिल्कुल एक अफसरदगी थी और बिल्कुल इस तरह से मतलब हालात थे कि कोई आपको बयान करना मुश्किल है, मैं इसमें अब क्या डिटेल जाऊं। लेकिन जो रीज़न्स हैं, जो भी शैला बीबी ने बात की, मैं इनको 2-4 बातों से आपके साथ मैं इसको आगे ले जाता हूं कि मुहर्रकात में देखें माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है। वी ऑल हैव टू स्टैंड स्टेड फास्ट और बिल्कुल इस एक जज्बे के साथ कि ये हमारे कलेक्टिव दुश्मन हैं और ये हमारे ऊपर हमला करते हैं, ये मेरे और आपके निज़ाम हयात पर हमला करते हैं और इनको हमला करने की वजह नहीं चाहिए। इनकी ये बुनियाद ऐसे टिक गई है कि ये डिफरेंट फैक्टर्स के साथ इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल हमारी हॉस्टाइल एजेंसीज नहीं, वो तो कोशिशें तो हमेशा होती रही, लेकिन बात यह कि अब ये कोशिशें कामयाब होना शुरू हो गई हैं गुज़िश्ता नहीं। देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये जब भी इनको मौका मिलेगा, जिस वक्त इनको नज़र आएगा कि ये कहीं पर स्ट्राइक कर सकते हैं, ये करने की कोशिश करेंगे। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको रोकें। मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि ये अभी जो रीग्रुपिंग इनकी हो रही है और जिस बुनियाद पर ये अटैक कर रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, जिन फैक्टर्स के अंदर बुनियादी तौर पे भी जो बात समझ आ रही कि हमारी जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं उनका अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और फिर बलूचिस्तान और जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है उसके ऊपर दाइश की प्रेजेंस बड़ी विजिबल नज़र आ रही है और उनकी ये प्रेजेंस जो है सिर्फ हमारा मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया में भी उसकी रिकग्निशन होगी कि वो सूबे तो बिल्कुल पिंक के साथ आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि जो बलूचिस्तान बॉर्डर के साथ हैं और फिर उनके जो लोग आगे हमदर्द बैठे हैं इस मुल्क के अंदर बैठे हैं अक्रॉस एनी पॉलिटिकल और रिलीजियस डिवाइड, जिस बंदे का उनके साथ लिंकेज है, सारी गवर्नमेंट्स को रिजॉल्व के साथ उनको स्ट्राइक बैक करना चाहिए और किसी सूरत भी कोई ऐसी दूसरी सोच पनपनी नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। तो वैसे मलिक साहब दाइश की मौजूदगी से मुतल्लिक यहाँ पे इनिशियली जब रिपोर्ट्स आई थी तो बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आया था वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब का कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। बढ़ते हैं ज़रा बलूचिस्तान की तरफ। अनवारुल्लाह काकड़ साहब, आप बताइएगा बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है इसमें इसकी नेचर या वजूहात हैं, क्या वो पंजाब और सिंध में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात से मुख्तलिफ है या फिर वहाँ पर वजूहात कुछ हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई डाइसेंटिंग वॉइस इन टर्म्स ऑफ अप्रोच आपको तीनों सूबों से नजर नहीं आ रही और मुझे उम्मीद है कि चौथे सूबों से भी मोर और लेस यही आवाज आएगी। पाकिस्तान को इस वक्त जो एसिमेट्रिकल चैलेंज फेस जो कर रहा है उसमें प्राइम रीजन हमारी जो फॉल्ट लाइंस है, मैं उनको ना डिवोर्स कर रहा हूँ न ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सही, लेकिन इन फॉल्ट लाइंस के साथ हमने सदियां यहाँ गुजार दी। शिया सुन्नी कोई आज का फिनोमेना नहीं है। मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट, देवबंद, बरेली और दूसरे जितने भी मसालिक हैं वो 200-300 साल से यहाँ पे वजूद रखते हैं। देखिए बाजे काकड़ साहब के ये एलिमेंट्स हर वक्त बात जिस तरह पहले की कि कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब ये कार्रवाई तब होती जब उन्हें मौका देते हैं। I would request if you allow me to conclude, I'll appreciate that. सही, बिल्कुल सही। और उसके बाद बेशक आप क्वेश्चन रेज जरूर करें, आपका हक। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये फॉल्ट लाइंस के होते हुए ये क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक रीजन के अंदर ज़र्ब अज़्ब के नाम पे हम एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसके बड़े सक्सेसफुल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान के जो रूरल अफगानिस्तान है, मैं एक पश्तून के तौर पर आपको ये बात बता रहा हूँ, 70% इलाका जो है उनके तालिबान के हाथ। क्या पाकिस्तान तो नॉर्थ वजीरिस्तान में एक्यूजेशन थी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट हैज बीन रिवर्स्ड। नाउ वी आर इन कंट्रोल ऑफ ईच एंड एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान। लेकिन 70% अफगानिस्तान जिस पे तालिबान का कंट्रोल है, कोई मुझे डिनाई कर दे, कोई मुझे इस पे डिस्प्यूट कर दे, उसमें बदकिस्मती से जो अफगान सो कॉल्ड हुकूमत बैठी हुई है और उनके साथ जो इंटरनेशनल फोर्सेस बैठे हुए हैं, ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पार्टनर इन वॉर अगेंस्ट टेरर। हम पार्टनर हैं, हम दुश्मन नहीं है। ठीक है, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सही, यानी कि वही वजूहात आप भी समझ रहे हैं जो पहले बलूचिस्तान जो पहले खैबर पंजाब और सिंध से भी जवाब है। मैं समर अर्ज कर रहा हूँ आपको, हमारे पास इंटेलिजेंस एविडेंस मौजूद है हमारे सूबे में कि ये एक सैटेलाइट बन गई है एनडीएस रॉ की और हिंदुस्तान ये समझता है, उसके रिटायर्ड जनरल बकरम, उनके सर्विंग मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के बिहेवियर को थ्रू इंटरनल टेरर
تبدیل کرنا. یہ بڑی خامخیالی ہے ان کی, کوئی سسٹینیبل طریقہ کار نہیں ہے ریاستوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بدقسمتی سے مودی سی پیک بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ذرا ہمیں بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کی طرف جس طرح پہلے 3 وائسز آپ نے سنی, پنجاب, سندھ اور بلوچستان, تقریباً ایک ہی جیسا نقطہ نظر وہاں سے سامنے آیا ہے, تو کے پی کے میں کیا مشترک ہے وجہ یا کوئی مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, کے پی میں تو ہم 15-20 سالوں سے یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے اگر میں یہ کہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم یہاں سے یہیں پہ لڑی جا رہی ہے, تو یہ میرے خیال سے وہ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ افغانستان جو ہمارے باؤنڈری پہ پڑا ہوا ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, بالکل, اور اس کے ساتھ فاٹا لگا ہوا ہے. فاٹا کا جو ایریا ہے یہ وفاقی حکومت کے پاس ہے. ہمارا جو اپنا ایریا ہے وہ فاٹا, یعنی کہ لوگ اگر کوئی افغانستان سے آنا چاہے فاٹا میں تو بڑے آسانی سے آ سکتے ہیں, اور فاٹا سے اگر وہ سیٹل ایریا میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت آسان ہے. تو ہمارے لیے پرابلم بنا ہوا ہے, کافی مشکلات ہیں ہمارے لیے کہ کتنے بھی سرچ آپریشن ہم کرتے رہتے ہیں. جس طرح یہ بات ہوتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان, تو کتنے لوگ, ہزاروں لوگ, سب سے زیادہ اگر آپ فگرز اٹھائیں تو کہ خیبر پختونخوا میں گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ مطلب یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فاٹا میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ اس طرح ڈیولپ آج تک نہیں ہوا ہے. یہ بدقسمتی ہے. اسی لیے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جی فاٹا کو اس کے ساتھ ضم کیا جائے, تاکہ اگر فوج کوئی آپریشن کرتی ہے تو اس کے بعد سول ایڈمنسٹریشن جو اس کو ٹیک اوور کر لے. شوکت یوسف زئی صاحب, ہمیں یہاں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں یہیں سے آپ کو بات کرنے کا موقع دوں گا. ناظرین, جہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجوہات سے متعلق. آپ اپنی بات مکمل کر لیں. کر رہا تھا کہ جو فاٹا ہے نا ہمارے لیے یہ ایسا ہے کہ دیکھیں اس کو آپ نو گو ایریا بنا ہی نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کا کلچر, ان کا سب کچھ آنا جانا فلوئنٹ, کوئی ایسا ایشو ہے نہیں ہمارے. یہی ایشو ہے کہ جو افغانستان سے لوگ آتے ہیں وہ ان کا روکنا ہمارے لیے پرابلم بن رہا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یا تو وہ ہمارے ساتھ مل جائے, اور سب سے بڑی وائس یہی اٹھ رہی ہے کہ اس کو ضم کیا جائے تاکہ ایڈمنسٹریٹیولی ہم اس کو سنبھال سکیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ کا آپ دیکھیں نا, کتنے عرصے سے 70 سال ہو گئے وہاں پہ یہ FCR, سارے قوانین, سخت قوانین, لیکن وہاں پہ انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں پیسہ ہے, کرپشن ہے. ایک حکومت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ آج حکومت آئی تو اس طرح, شروع سے لے کے آج تک وہاں پہ صرف پیسے کمانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں, اور وہاں پیسے دیکھو نہ کوئی آج تک یونیورسٹی بن سکی ہے. 7 FR ہیں وہاں پہ, ایجنسیاں ہیں. کوئی لوگوں کے ذاتی جو معاشی مفادات ہیں, پیسے کے مفادات ہیں, اس وجہ سے فاٹا نہیں ہو پا رہی ہیں آپ کے نزدیک. دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس علاقے میں جہاں پہ کروڑوں کی آبادی ہے, کوئی یونیورسٹی آپ بنا کے نہیں دے رہے, کوئی ہاسپٹل بنا کے نہیں دے رہے, کوئی سڑکیں بنا کے نہیں دے رہے, تو لوگ کیا کریں گے وہاں پہ؟ آپ مجھے بتائیں. اس دور میں آپ نے FCR کے قانون لاگو کیا ہے, یہ محرومیاں وجہ بنتی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہی ایشو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں کہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو ایک تو اپنی باؤنڈری کو سیو کریں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہمیں حوالے کریں, تاکہ ہم اپنی جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو اختیارات استعمال کرتے ہوئے فاٹا کو محفوظ بنائیں. فاٹا محفوظ ہوگا, KP محفوظ ہوگا, KP محفوظ ہوگا, پاکستان محفوظ ہوگا. تو یہ ایک لنک لگا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیں, اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے, فوراً اس کے 8 وزراء آ جاتے ہیں کہ جی حکومت ناکام ہو گئی. ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت ناکام, ہم اس اب آ جاتے ہیں, ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کمزوریوں پہ, کوتاہیوں پہ بات کر لیتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, دہشت گردی ہم نے بات کی افغانستان سے پاکستان میں ہو رہی ہے, لیکن سہولت کار تو یہیں سے انہیں مل رہے ہیں نا, جو کہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, ساری چیزوں میں سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں. تو ان سہولت کاروں کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری تھی. یہاں پہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے بھی تھا, اور یہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم فورسز بننی تھی تمام صوبوں میں. آپ کے صوبے میں کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنی نہیں بنی, تو کیوں نہیں بنی, اور افیکٹو کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا آپریشن تو کراچی میں ہو رہا ہے, اور دیہی سندھ میں بھی مختلف اوقات میں رینجرز کو بالکل اختیار ہے. اس کے علاوہ سی پیک کا جو علاقہ ہمارے ہاں جس میں کام ہوگا سی پیک کے حساب سے, ٹھٹا, جھمپیر, تھرپار کر, اس کے لیے ہمارے CM نے جو ہے وہ فوج کے لیے اپلیکیشن دی ہے وفاق کو
इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो सिंध ने किया है कि सीपैक के लिए तो 2 डिवीजन्स फौज ने बना दिए हैं, वो तो अलग मामला है, लेकिन ओवरऑल सूबे की सिक्योरिटी की बात की, यहाँ पे दहशतगर्दी से मुताल्लिक मतलब सिक्योरिटी फोर्स नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनानी थी तमाम सूबों ने। जी मैं बात कर रही हूँ, हमारे वज़ीर आला ने अलग से एक दरख्वास्त दी है कि सी पैक एरिया जिस एरिया से गुजरेगा उसके लिए हमें हमारा सूबा फ़ौज बुला रहा है, और जो एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है CTDC वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ उस पर काम हुआ है। आज मैंने थोड़े ही दिनों पहले जो है वो 25 दिसंबर को मैंने एक क्या कहते हैं ब्रीफिंग ली थी, तो मुझे ये मालूम हुआ कि जो 1-2 वाक़यात हुए थे कराची में आखिरी, उसमें कोई लोकल आदमी इस्तेमाल नहीं हुआ, अफ़गानी को ही आना पड़ा। तो ये एक बेहतर है, लेकिन इस वक्त जो मसला है हमारे यहाँ, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए अगर हम ये कह रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान, तो उसमें ये नहीं है कि अगर सिंध में काम हो जाए तो मामलात वो हो जाएंगे। इसको तमाम सूबों में इस पे यकसां इस पे काम होना चाहिए। अब जो 7 में अब जो 7 का आदमी है जो आया है, तो वो कहाँ से चला था, ये सारी बातें हैं, तो उसको कहीं भी रास्ते में वो नहीं पकड़ा गया। ये एक बड़े मसाइल होते हैं। दूसरी बात ये कि एक सवाल ये उठता है कि जब ब्लास्ट हो गया तो उसके बाद हमारी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ क्यों की, उन्हें पता क्यों नहीं चला, तो उसका हमें ये जवाब मिलता है कि जनाब फोर्सेस तो चाह रही थी, उनके इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रही थी, लेकिन जब उन्हें वफाक से इजाज़त मिलेगी वो जब ही तो करेंगी। और फिर जब कोई इस तरह से वो लेटर लिख देते हैं, वो भेज देते हैं, लेकिन इजाज़त उस तरह नहीं मिल रही होती, तो फाइनली जब ये होता है तो फिर किसी चीज़ की पूछने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि खून चाहे पंजाब में गिरे, चाहे सिंध में गिरे, चाहे KP में गिरे, ये तो मेरे ही लोगों का खून है ना, ये मेरे ही लोग हैं। तो ये है कि ये गफलत हमें फेडरल से मिल रही है। ठीक है मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, पंजाब के अंदर लाहौर में जो सानिया हुआ उसकी तो पहले से इतला भी 1 हफ्ता पहले आ चुकी थी, फिर क्या वजह है? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट तो आपका मौजूद है, लेकिन उसकी रोकथाम क्यों मुमकिन ना हो सकी? समर देखिए, मैं उस लेटर को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैं कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट के हवाले से आपको पहले एक नरेटिव मैं आपको ये देता जाऊं कि वंस वी आर टॉकिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, तो हमें थोड़ी सी उन बातों को जो उनका एग्जैक्ट डेफिनेशन हो वैसे लेना चाहिए। वो जो थ्रेट अलर्ट था, वो थ्रेट अलर्ट एक अलर्ट लेटर था जिसमें एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन थी कि ये ख़तरा है कि इस तरह के दहशतगर्द लेट लूज हैं और इन्फॉर्मेशन टिप की गई है, कोई स्पेसिफिक्स नहीं थी। बाज़ औक़ात स्पेसिफिक डिटेल्स भी दी जाती। इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है लाहौर में दहशतगर्दी हो सकती है। ये इसमें क्या सूबे का नहीं था, सिर्फ एक लाहौर शहर का था। मेरी समर बात मुझे इजाज़त दें, देन यू कैन पुट योर क्वेश्चन। अभी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, एंड होपफुली आई विल बी एबल टू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखें, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, एक थ्रेट अलर्ट था कि लाहौर में दहशतगर्दी का ख़तरा है। अब लाहौर जो है वो 1.25 करोड़ के लगभग नफूस का शहर है, और लाहौर के अंदर जो मकामात, जो वल्नरेबल पोजीशंस हैं, उनको अगर सिक्योर करना हो तो उसकी जो डिप्लॉयमेंट है दैट कैन इंक्रीज मोर देन 700,000 पीपल। दैट इज़ मोर देन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द मिलिट्री एंड कंबाइंडली पुलिस फोर्सेज पंजाब के अंदर अवेलेबल जो है। अगर हम सारे यूनिट्स भी लगा दें तो उससे ज़्यादा होगी। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जेनेरिक थ्रेट अलर्ट लेटर था, ये एक लेटर नहीं था। दूसरा, ठीक है, पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं तो कलदम तंजीमों से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा सवालात पंजाब में उठ रहे हैं। जनूबी पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा कलदम तंजीमें मुतहर्रिक हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। तो पंजाब में क्या फौजी ऑपरेशन हो सकता है इन दहशतगर्द तंजीमों से मुताल्लिक? अगर नहीं हो रहा तो क्या वजह है? कैपेसिटी की कमी है या फिर विल की कमी है? देखें, बात यह है कि नंबर 1 ये रिकॉर्ड करेक्ट कर लें कि पंजाब में ऑलरेडी शेयर्ड इंटेलिजेंस पर ऑपरेशन हो रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स कर रहे हैं। उनके अंदर आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, उनके अंदर रेंजर्स भी हैं, उनके अंदर IB भी है, ISI भी है, CTD भी है, पंजाब पुलिस भी है। और ये कैटेगोरिकली फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल चीफ मिनिस्टर से लेकर जिस जगह पर भी पब्लिक पोजीशन ली गई है, यही ली गई है और बताया गया है, और उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड किया गया है। 663 कॉम्बिंग ऑपरेशन जस्ट इन साउथ पंजाब किए गए हैं। कोई कम से कम 1,13,000 लोगों को एप्रीहेंड किया गया है।
13,000 से ज्यादा मदारिस की जियो टैगिंग की जब हमने मौलवी साहब आज़ाद व शुमार अपनी जगह पब्लिक रिजल्ट्स देखती हैं और थोड़ी इजाजत दें तंजीमों की बात की जाए तो allow me to speak का बेटा इलेक्ट होकर असेंबली में आ जाता है। समर allow me to speak और भी करना इजाजत दे दें। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक आसानी पैदा कर दूं, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन एंड यू आर नॉट इवन अलाउइंग मी टू से अ वर्ड। कोई बात करने की अगर सवाल पूछते हैं तो जवाब तो ले लेना भाईजान, चले आप जवाब कोशिश करें। और अब मैं आपके तीनों सवालों के जवाब दूंगा विदाउट इंटरप्शन, प्लीज काइंडली अलाउ मी टू डू दैट। देखें, आपने पहली बात ये की कि सीटीडी की कार्रवाई आपने देखी, जो भी हादसा हुआ, ये बम ब्लास्ट हुआ लाहौर वाला, तो विद इन 48 आवर्स उसका जो फैसिलिटेटर था वो भी बाजोड़ एजेंसी से आया था, पंजाब का रहने वाला नहीं था। जो बम ब्लास्ट करने वाला था वो भी अफगानिस्तान से आया था। सो मीनिंग बाय मैं इससे एक रिजल्ट ड्राइव कर सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि पंजाब में कोई फैसिलिटेटर्स नहीं हैं, लेकिन मैं इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट देना नहीं चाह रहा। इस वजह से नहीं देना चाह रहा कि अभी हम इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर फर्दर ऑपरेशंस में जा रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे भी तो उनको कर्टेल किया जाएगा, लेकिन उनकी एविडेंस अवेलेबल कोई नहीं अभी जिसमें हम ये कहें कि फलां जगह पर कोई फैसिलिटेटर्स ऐसे अवेलेबल बैठे हैं। जिन लोगों के ऊपर खदशात थे उनको एप्रीहेंड किया गया और इस वक्त नेट रिजल्ट ये है कि कोई पंजाब के अपने अंदर इस तरह की डिटेल्स नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर कहा जाए कि फलां लोग फैसिलिटेटर्स हैं। सेकेंडली, आपने कहा कि जो जंगवी साहब के बेटे वो इलेक्ट होके आ गए, कलदम तंजीम के बंदे थे, तो देखें हम वी आर अंडर अ सर्टेन सेट्स ऑफ लॉज। अब उसके अगर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करने थे, वो पंजाब गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाने का, क्योंकि वो खुद तो उनके ऊपर वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, उनके वालिद थे। अब अगर उनके बेटे को भी पकड़ के प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, उनकी हेट स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी हेट स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड। मेरी सिंपल बात ये है कि जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस में पंजाब की कुर्बानियां कर्नल शुजा खानजादा की आपको याद रखनी चाहिए। हमारे सिविल सियासी सब लोगों ने इसमें कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया आपका। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करना बलूचिस्तान और इसके अलावा हम केपी केस से जानेंगे कि वहां पे इनएक्शंस क्यों हैं, वहां पे कहां कोताहियां हैं। बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अनारुल्लाह काकड़ साहब, आप बताइएगा, बलूचिस्तान के अंदर नेशनल एक्शन प्लान में जो लिखा है कि लश्कर जंगवी के खिलाफ आपने कार्रवाई करनी थी, वो कार्रवाई क्यों ना हो सकी? और इसके अलावा दूसरी बात थी, बलूचिस्तान में जो नाराज बलोच रहनुमा हैं, उन्हें कौमी धारे में वापस लाना था बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, वो प्रोसेस क्यों शुरू ना हो सका? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर अभी तक पाकिस्तान में ये बात नहीं पहुंची है कि सैफुल्लाह कुर्द को बलूचिस्तान हुकूमत में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने एलिमिनेट किया है, तो ये पाकिस्तान की भी बदकिस्मती है और बलूचिस्तान की भी। जो सिंबल ऑफ टेरर था उस कल्ट को लीड कर रहा था जिसको आप लश्कर जंगी, अगर पूरे पाकिस्तान को ये नहीं पता लग सका अभी तक कि महमूद रिंद को एलिमिनेट किया गया है, तो बलूचिस्तान की हुकूमत बेचारी क्या कर सकती है? हम वैसे बैकवर्ड लोग हैं, हम शायद अपनी बात अभी तक अक्रॉस सही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लश्कर जंगवी के खिलाफ पिछले 1.25 साल में जितनी शहादतें हमारे लोगों ने जो यहाँ डिप्यूटेड थे उन्होंने ली हैं, उनकी तादाद अगर मैं आपको बताऊं शायद मैं हैरत हूं। जहां तक आपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत नाराज लोगों को कौमी दायरे में लाने का अमल के मुताबिक इशारा किया, 800 अफराद सरेंडर कर चुके हैं, जो बाकी पाकिस्तान को फिर पता नहीं लग सका है। फिर मेरी कोताही होगी कि मैं ये बात नहीं पहुंचा पाया हूं। हमने कोई इलीटिस्ट अंदाज में कोई 3 वज़ीर-ए-आज़म यूरोप से लेके वापस नहीं आने थे, हमने जाना था टू कॉमन बलोच, अ कॉमन बलोच हु वाज रेजिस्टिंग द स्टेट। उसको ये ऑफर देनी थी कि जनाब आपका ये रवैया इस रियासत के अंदर दुरुस्त नहीं है और रियासत आपको ये मौका दे रही है कि अपने रवैये को तब्दील करके नॉर्मल जिंदगी की तरफ आए। 800 अफराद ये बात समझ गए हैं। अगर यूरोप में बैठे हुए चंद शहजादे ये बात नहीं समझ रहे हैं तो ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। रियासत ने एक प्रिंसिपल जाके भारत की नेशनलिटी ले रहे हैं, तो मैं उसको, आप अगर उसको खुश करने के हक में है या बाकी पाकिस्तान है तो शायद मेरी हुकूमत रही। हम उन लोगों को जो कि हिंदुस्तान की रियासत के साथ मिलके यहाँ पे हमारे मासूम लोगों का खून बहाते हैं, उनको खुश करने की खुशफहमी हमें बिल्कुल नहीं है। जो फुट सोल्जर्स हैं, जो गुमराह हुए हैं, वो हैसियत
एक भाई के और रियासत के एक मैग्निफिसेंस एटीट्यूड के तहत हम उनको ये ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप गलत राह पे चले, आप वापस लौट के आ जाए। अगर आते हैं तो उनको और उनके खानदानों को फायदा होगा, नहीं आते हैं तो वो नुकसान उठाएं। तो ये ब्रामदाग बुगटी, हरबियार मरी, इस तरह के लोगों को क्या दावत नहीं दी जाएगी? मैं आपको जाती दावत कोई हुकूमत किसी को नहीं देती, तो जाती दावत यहाँ पर लोग फिर आपको कहेंगे लश्कर जंगी को भी दे दे, वो भी गलती हो गई, उससे देंगे आप, मैं तो नहीं दूंगा। ठीक है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपके KPK में भी CTD डिपार्टमेंट तो बना है, लेकिन फोर्स हमें स्पेसिफिक डेडिकेटेड फोर्स नज़र नहीं आ रही। उस तरह से आपने माजी में कुछ कारें वगैरह तो आपने दी हैं, नया इक्विपमेंट दिया, लेकिन उस तरह से फोर्स जो है वो डिप्लॉय नहीं की जा सकी KPK के अंदर। और दूसरा, आप ये भी बताइएगा हमें कि फाटा की जो आपने बात की, जिस तरह चौधरी इंसार अली खान ने भी कहा है कि सहूलतकारी का किरदार फाटा के कुछ लोग, फाटा नहीं सॉरी अफगानिस्तान के जो मुहाजिरीन हैं वो अदा कर रहे हैं ये रोल, तो अफगान मुहाजिरीन आपके सूबे में ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से क्या वाकई ज़्यादा मुश्किल का सामना आपको करना पेश आ रहा है? देखिए, जब सूबे ने फैसला किया कि जी जितने अफगान माजरीन हैं वो वापस चले जाएं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ से एक पर जारी किया कि नहीं जी इनको हम एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो ठीक है, हम एक ये मैसेज देना कि जी अफ़गानिस्तान के साथ हम अपने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इसको फिर उस अंदाज से देखें ना कि इतना बड़ा जो बोझ इस छोटे से सूबे पर पड़ा हुआ है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसकी अमन अमान की सूरत हाल पर, उसमें फेडरल गवर्नमेंट कितना हेल्प कर रही है हमारे साथ। और जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, क्या उस मुश्किल का उन्होंने कभी अदराक किया है, कभी इसका हेल्प आउट किया है? ये सारी चीज़ें जिससे एक महरूमी का एहसास बढ़ रहा है सूबे के अंदर भी, फाटा के अंदर भी, कि चीज़ें तो आप वो कर रहे हैं इसको, लेकिन कभी आपने ओन नहीं किया है इसको। तो ये बदकिस्मती है। मैं तो ये कहूँगा CTD जो इस वक्त हमारे सूबे में है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जिस तरह इंटेलिजेंस शेयरिंग अब बढ़ गई है, या जिस तरह स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस हमने खोले हैं, और जो हम आम पुलिस अहलकारों के लिए, अफसरों के लिए जो हमने स्कूल खोले हैं, ट्रेनिंग दिलाई जा रही है पहली दफ़ा, और फौज के लोग दे रहे हैं, कर्नल टाइप के लोग जो हैं वो उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो ये पहली दफ़ा हुआ है। और जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जहाँ एक तरफ ज़रब-ए-अज़ब और दूसरी तरफ हमारी जो पुलिस थी, जो उन्होंने जिस तरीके से सूबे के अंदर अमन अमान के लिए कोशिशें की, बहुत बड़ी कोशिशें, और मैं उसको सलूट पेश करता हूं। पसंदी की सोच को एलिमिनेट करने के लिए मदरसा रिफॉर्म्स भी करनी थी, उनका जो कोर्स है हिसाब है उसको मेनस्ट्रीम करना था। नेशनल एक्शन प्लान के लिए अगर काम किया है सूबों ने तो अपने तौर पे किया, लेकिन जिस वफाकी सतह पे ये फैसला हुआ था, आप मुझे बताएं कि उसकी मॉनिटरिंग कभी हुई है? कभी वज़ीर दाखिला साहब ने कोशिश की है कि सूबों में जाके बैठ के ये सारे मामला देख लें? मैं तो ये आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ये वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद के लिए, ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए वज़ीर दाखिला है, सूबों के लिए इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैं तो देखे सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। धमाका होता है खैबर पख्तूनख्वा में, कभी भी, मैं गिला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि कभी वज़ीर दाखिला साहब को तौफीक नहीं है कि वो आके यहाँ बैठ जाए, देख लें, इंक्वायरी करने की हुआ क्या है, कैसे हुआ है, कभी नहीं। ठीक है, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सुबह वफाक का हिस्सा नहीं है? ठीक है, चले यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक वापस आकर हम चारों अपने गेस्ट से तजावीज़ लेंगे, चारों सूबों से तजावीज़ लेंगे कि अब इस मसले का वे फॉरवर्ड आगे हल क्या है। तजावीज़ लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शैला रज़ा साहिबा, अब हम तमाम चुके मेहमानों से तजावीज़ लेंगे कि अब इस मसले के हल के लिए शॉर्टली तजावीज़ क्या है आपके पास, तो आप अपनी तजवीज़ बता दीजिएगा। जी, इंटरनेशनल लेवल पे तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है उन कंट्रीज़ के साथ जो ISIS के ख़िलाफ़ हैं मिलकर अफ़गानिस्तान पर जो है वो दबाव डाले, और इसके साथ साथ जो नेटो फोर्सेस हैं उनसे भी ये कहे कि जी अफ़गानिस्तान में आपका किरदार क्या है, यहाँ से क्यों उसके हमसाया मुल्क जो है परेशान है। दूसरे ये कि इंटरनली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता कि ऐसे लोगों को इलेक्शन से रोकें, उसकी हेट स्पीचेस बिल्कुल आम हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए। डॉक्टर शब्बीर की मैयत झंग में गई, जब भी इस तरह की हेट स्पीचेस हुई कोई नहीं पकड़ा गया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुकूमत ने एलामिया जारी किया कि बैंड आउटफिट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, लेकिन उसके लोग जो है इंडिपेंडेंटली लड़ सकते हैं, यानी कि पेपर पे जो है वो पाबंदी कागज़ पे और माइंड सेट को आज़ादी, तो ये दोगलापन है। और इसी तरह सब जानते हैं कि इस्लामाबाद में एक आदमी ने कहा कि मैं दाइश की जो हूँ वो ये कर रहा हूँ, उसमें बैत कर ली है, और वो लोगों को ला रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी कुछ करें। तो वजीर दाखिला साहब का रोल बिल्कुल जीरो है, नेक्टा हमें नजर नहीं आ रही, और ये सारी बातें हैं तो फिर इंटरनली हमें बड़े मसाइल हैं।
ٹھیک ہے ملک صاحب، پنجاب کی طرف سے کیا تجویز؟ میرا مشورہ یہ ہوگا جی کہ رادر دین فنگر پوائنٹنگ ہم وی شوڈ آل پل آر ساکس، اپنی اپنی جگہ پر دیکھیں کہ کہاں کوتاہیاں ہیں. اور پھر دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اس کا صرف ایڈمنسٹریٹو حل نہیں ہو سکتا. اس حد تک شیلا بی بی کی بات ٹھیک ہے، اس کے ایک انٹلیکچوئل ریزالو چاہیے اور اکراس دا بورڈ چاہیے، اور کسی جگہ پر کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ اسٹیٹ کے خلاف ہیں، جو لوگ میرے اور آپ کی نظام حیات کے خلاف ہیں، ان کے خلاف سٹرن ایکشن ہونا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جی انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ کی طرف سے کیا تجویز ہے؟ جی شوکت یوسف زئی صاحب، کے پی کے سے کیا تجاویز ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی کو بھی تھوڑا سا اس میں دیکھنا پڑے گا ہمیں. اور جس طریقے سے ایک انڈیا نے جس طریقے سے ایک وار شروع کی ہے تو اس کا بھی انٹرنیشنلی اس کو اٹھانا پڑے گا ہمیں. اور جو کچھ وہ افغانستان کے اندر کر رہا ہے یا افغانستان جو کچھ کر رہا ہے، میرے خیال سے یہ ہماری جو اپنی اندرونی پالیسیاں اس کی بڑی کمزوریاں ہمیں سامنے رہی، کیونکہ یہ انٹرنیشنلی یہ اس میں بہت بڑی انوالومنٹ ہے. اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں میرے خیال سے ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا انٹرنل ایشو ہے اس میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا جو ہے نا، جو نیکٹا اور یہ چیزیں سے بنائی ان کو ذرا ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور جو دہشت گردی جس جگہ پہ ہو رہی ہے میرے خیال سے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو ہم کہیں کہ جی آپریشن نہیں ہو سکتا، دوسری جگہ پہ آپ فوکس کریں. یہ نہیں ہوگا، اکراس دی بورڈ آپریشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اکراس دی بورڈ آپریشن ہونا چاہیے. کاکڑ صاحب آپ کی تجویز؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انٹرنلی یہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، اس کو انٹیلیجنس ڈریون رسپانس دے، اور ساتھ میں انٹلیکچولی ہیٹ سپیچ یا جتنی بھی فالٹ لائنز ہیں وہ کسی ایک اسپیسیفک مسلک کے خلاف ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. اگر مائنورٹی میجورٹی کے خلاف بکواس کرتی ہے، میجورٹی مائنورٹی کے خلاف کرتی ہے، ہمیں وائلنس یونیفارملی اس ریاست میں الاؤ نہیں کر سکتے. اور ہیٹ اکراس دا بورڈ، کوئی بھی نفرت کے زمرے میں کوئی بات کرتا ہے اس پہ بین ہونا چاہیے، اسے ڈسکریج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تمام معزز مہمانوں کا ہمیں شو میں کرنے کے لیے. اور یہی ریزالو ہونی چاہیے کہ باہر سے جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے عالمی دباؤ ڈالا جائے ان قوتوں پر جو کہ پاکستان میں عدم استحکام پھیلانا چاہتی ہے، اور ساتھ ساتھ انٹرنلی جو ہماری کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں ان پر پردہ پوشی کے بجائے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا حل نکالنا چاہیے. اور ایک نئے ریزالو کے ساتھ ہمیں اس دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کرنا ہوگا. آج کے شو میں اتنا ہی. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @SamarAbbas. آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.